यस, गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कल लेक्चर नहीं डल पाया था किसी कारणवश, आगे लेक्चर डलती रहेंगी, परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग कर रहे थे वर्किंग कैपिटल। थोड़ा ब्रेक हो गया है वर्किंग कैपिटल में, तो हल्का सा आपको रिवीजन करा दिया जाए कि क्या क्या हमने कर लिया है और क्या करने वाले हैं। करेक्ट। इसमें बेसिक मैंने बता दिया था आप लोगों को। यहाँ में थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। चलो, क्या कर रहे थे? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और इसमें भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमें बहुत चीज पढ़ना है, लेकिन पहला जो इसका यूनिट है वो है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, कि कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा ये पता करते हैं। मैंने आपको समझाया था किसी भी बिजनेस में जो पैसे है ना वो दो जगह इन्वेस्ट होते हैं, एक फिक्स एसेट में और दूसरा वर्किंग कैपिटल में। करेक्ट। वर्किंग कैपिटल चाहिए किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि कैश इन हैंड चाहिए, कैश एंड बैंक बोल सकते हैं आप, जैसे कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रहता है, जैसे कि डेटर में इन्वेस्टमेंट रहता है। करेक्ट। जैसे कि प्रीपेड वगैरह हम करते हैं। पर मैंने आपको ये भी समझाया था, जैसे इसमें फंड ब्लॉक रहते हैं, करेंट जो लायबिलिटी है अपनी, उससे फंड रिलीज भी होते हैं। करेक्ट। एग्जाम्पल दिया था कि मान लो एक क्रेडिटर है जिसने हमें 10 दिन का टाइम दे रखा है, तो जो पैसे हमें देने थे वो 10 दिन अब नहीं देंगे, क्योंकि क्रेडिटर को 10 दिन डिले पेमेंट करेंगे। तो 10 दिन के लिए तो वो फंड रिलीज हो गया ना अपने पास। ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्किंग कैपिटल जब डिसीजन लेते हैं ना, तो इसमें आता तो दो चीज है, एक तो इन्वेस्टमेंट, कितना वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसा है या कितना जरूरी है, और दूसरा वो लेके कहाँ से आए, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था जब हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो ये दो चीजों को अफेक्ट करता है, एक प्रॉफिटेबिलिटी, और मैंने बोला था जब डेफिनेशन पूछे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन के बारे में बताइए, तो यही लिखना है, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल डिसीजन। फिर ये फाइनेंसिंग डिसीजन का नहीं पूछ रहा है, ये तो ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ेंगे कि जो वर्किंग कैपिटल में पैसा लगेगा वो आएगा कहाँ से, पर पूछ रहा है वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और ये कैसे प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करता है। ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर मैंने पढ़ा है था कि वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये निकालने के दो तरीके। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करने का दो तरीका है, ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच, ठीक, दूसरा इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच। इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच लास्ट लेक्चर में हमने क्लास को यहाँ पे एंड किया था, ये अपना क्या है, हो चुका है। ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच बोलता था, देख लीजिए जहां पे फंड आउटफ्लो हो रहा है और जहां पे फंड इनफ्लो हो रहा है, इतने दिनों के लिए फंड ब्लॉक है, इतने दिनों के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, ठीक।
तो कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस देख लेंगे इतने दिनों में कितना लग रहा है, और ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है ये भी मैंने निकालना सिखाया था। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, WIP, फिनिश गुड, डेटर कलेक्शन, या इतने दिन में तो पैसे कलेक्ट होके आते हैं खरीदने से लेके बेच के ले आने तक, लेकिन इसमें से एक चीज माइनस करेंगे, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। ठीक, आ जाओ। जो सेकेंड टॉपिक है अपना, इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच। मुझे लगता है कि बच्चों ने कमेंट जो किया था ना वर्किंग कैपिटल स्टार्ट करने के लिए, बहुत बच्चों को हो सकता है इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच मुश्किल लगता हो। मैं आपको एक चीज ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, ये वेरी वेरी इजी टॉपिक है, और एक बार जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों बोला था। ठीक जब टॉपिक को एक एक पॉइंट आप गहराई से समझोगे ना, फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको समझ में, देखने के बाद ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों ऐसा ट्रीटमेंट हो रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लियरिटी में थोड़ी सी कमी रह गई है। अगर कंसेप्ट 100% पता हो, डेफिनेटली क्वेश्चन आसान लगेगा। कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर आप खुद ही तय करोगे कि ये टॉपिक मुश्किल था कि इजी। ठीक, एंड कमेंट बॉक्स में लिखोगे भी कि टॉपिक आपको कैसा लगा। चलो, इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच कहता है, क्या कहता है इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच? तो ये कहता है आइडेंटिफाई each and every component of working capital, या इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज कर लो बेहतर रहेगा, आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट इन each and every component of working capital and estimate working capital accordingly। कहता है देखिए वर्किंग कैपिटल होता क्या है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, करेक्ट। करेंट एसेट में क्या होते हैं? करेंट एसेट में होते हैं स्टॉक, स्टॉक हो सकता है रॉ मटेरियल का, WIP का भी इन्वेंट्री कई बार अपने पास रहता है, फिनिश गुड्स का, दूसरा डेटर में इन्वेस्टमेंट, कुछ कैश एंड बैंक हम मेंटेन करते हैं वो, प्रीपेड वगैरह हो गया, यही होते हैं मोटा मोटी। अच्छा, करेंट लायबिलिटी में क्या होता है? एक तो होता है क्रेडिटर, दूसरा जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक, क्रेडिटर जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये सारे क्या होंगे बताओ? करेंट लायबिलिटी। ETC कर देते हैं। देखो कहता है कि सारे करंट एसेट पता कर लो कितने हैं इंडिविजुअली निकाल के, करेक्ट। ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, सारे करंट लायबिलिटी पता कर लो, और आपको पता ही है करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटता है तो वर्किंग कैपिटल आता है। ये तो ज्यादा आसान हो गया ना पहले के तुलना में, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो जब इतना सिंपल वर्ड में ये चीज बोल रहा है कि सारे करंट एसेट का इंडिविजुअल आइटम देख लो, टोटल करंट एसेट आ जाएगा, करंट लायबिलिटी में जो जो होती है ये देख लो, और करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा दो। ठीक, तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, पहले फॉर्मेट बनाते हैं, फिर फॉर्मेट को डिटेल में नोट्स में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक बार ये पढ़ लो, इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं
कि कितना भी मुश्किल क्वेश्चन पूछ दे इंस्टीट्यूट, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और ये भी गारंटी देता हूं कि जिन बच्चों को ये लगता था ना कि वर्किंग कैपिटल डिफिकल्ट होते हैं, वो आज से अपना थॉट चेंज कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा? करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी घटा के, तो पहले करेंट एसेट निकाल लेते हैं। करेंट एसेट में एक तो होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक। ये कैसे निकलेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अभी फॉर्मेट बनाओ, डिटेल में देखेंगे एक एक चीज को, डिवाइड बाई 365 इंटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। देखिए, अगर होल्डिंग पीरियड मंथ में है तो यहाँ पे डिवाइड बाई 12 मंथ करेंगे। होल्डिंग पीरियड वीक में है तो डिवाइड बाई 52 वीक करेंगे। और क्या, ये तो डिपेंड करता है ना कैसे दिया है। डेज में दिया है तो 365 डेज से निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे आएगा, और कितने दिन का हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन एज ए स्टॉक रखते हैं वो इंटू कर देंगे। सिमिलरली WIP, बताइए WIP में दो चीजें होती हैं, एक मटेरियल भी होता है, दूसरा लेबर ओवरहेड भी होता है। आपको पता है, आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा होगा कि जो WIP अनकम्प्लीटेड स्टॉक है ना, उसमें मटेरियल का भी थोड़ा खर्चा लग चुका होता है, लेबर ओवरहेड का भी लग चुका होता है, पर 100% नहीं लगा होता है। 100% लगा होता तब तो फिनिश गुड्स बन जाता है ना। तो जरूरी नहीं कि दोनों का परसेंटेज सेम हो। कई बार मटेरियल 100% लग चुका होता है, लेबर ओवरहेड 50% लगे होते हैं। मटेरियल 60% लगा है, लेबर ओवरहेड 40% लगे हैं। तो इनके परसेंटेज कंप्लीशन अलग हो सकते हैं कि मटेरियल कितना लगा है, उसमें लेबर ओवरहेड कितना लगा है, तो ये आपको देगा। नहीं दिया तो क्या एज्यूम करेंगे, देखते हैं। मटेरियल का खर्चा निकलता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाई 365 इंटू, यहाँ पे ध्यान देना है रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड नहीं इंटू करना है, WIP निकाल रहे हैं, WIP होल्डिंग पीरियड। तो ये तो रॉ मटेरियल कितना लगा है WIP में ये निकल जाएगा, इंटू परसेंटेज कंप्लीशन, ठीक। जितना परसेंट कंप्लीट होगा उतने के लिए ही तो रॉ मटेरियल लगा होगा। मान लो WIP 8000 यूनिट है, तो ये तो टोटल 8000 यूनिट के लिए आ जाएगा, पर बोल रहा है सिर्फ 60% मटेरियल लगा है, तो सिर्फ 60% लेना पड़ेगा ना। 8000 में टोटल मटेरियल तो लगा नहीं है, ठीक। तो परसेंटेज कंप्लीशन। सिमिलरली लेबर ओवरहेड का खर्चा जब दे तो लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड बाई 365 इंटू WIP होल्डिंग पीरियड। बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं, गए और यहाँ पे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इंटू कर दिया, अरे हो गया मिस्टेक। ये तो WIP कितने दिनों के लिए स्टॉक रखते हैं ये है, इंटू परसेंटेज कंप्लीशन, ठीक है। उसके बाद आता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स करो फटाफट से, फिनिश गुड्स, ठीक है। फिनिश गुड्स का देखिए, ये होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, डिवाइड बाई 365 इंटू फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, करेक्ट। और यहां पे ध्यान से देखना एक चीज और, फिनिश गुड्स, चलो कोई नहीं, जब नोट्स लिखाऊंगा फिर उस समय लिखा दूंगा। अगला है डेटर,
कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाई 365 इंटू डेटर कलेक्शन पीरियड, करेक्ट, इंटू परसेंटेज सेल ऑन क्रेडिट। ये तो डेटर में कितना पैसा फंसा ये है, ठीक है, कॉस्ट पे। अभी देखेंगे एक एक चीज का नोट डिटेल में, डोंट वरी। लेकिन जरूरी नहीं जितना भी सेल करते हैं वो क्रेडिट पे हो, डेटर तो सिर्फ क्रेडिट सेल पे होगा, कैश सेल पे होगा नहीं। अगर बोले सिर्फ 70% सेल क्रेडिट पे तो 70% के ही हिस्से में डेटर निकालना चाहिए हमें, इसलिए ये इंटू किया मैंने, ठीक है। आओ जरा आगे। फिर आता है कैश बैलेंस, रॉ मटेरियल का टोटल करके WIP का यहाँ लिख लेना, फिनिश गुड्स, डेटर, कैश बैलेंस। अगला है प्रीपेड, और ये टोटल करोगे तो ये क्या आएगा, करेंट एसेट्स, करेक्ट। करो फटाफट से। अब आते हैं करेंट लायबिलिटी पे। करेंट लायबिलिटी में सबसे पहला होता है क्रेडिटर, ये निकलता है क्रेडिट परचेज पे, तो आप ऐसे कर लो, रॉ मटेरियल परचेज, करेक्ट, 365 इंटू क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। अच्छा, कई बार परचेज टोटल क्रेडिट पे नहीं होता, कई बार बोलता है सिर्फ 80% क्रेडिट पे है, तो इंटू परसेंटेज क्रेडिट। हमें तो रॉ मटेरियल परचेज क्रेडिट वाला लेना है, टोटल क्रेडिट पे ना हो, तो जितना परसेंट क्रेडिट पे है सिर्फ वो लेना है, ठीक है। तो इसलिए ये इंटू करनी पड़ेगी। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस ले लेंगे। कितने दिन के लिए आउटस्टैंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग पीरियड, तो ये क्या आ जाएगा, करेंट लायबिलिटी। अच्छा, नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। कई बार बोलता है इसमें सेफ्टी मार्जिन जोड़ दीजिए। सेफ्टी मार्जिन क्या है, आप एस्टिमेट कर रहे हो तो आप इंसान, एस्टिमेट तो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, थोड़ा मार्जिन लेके चलो मेरे दोस्त। तो जितना भी बोले 10% 20% मार्जिन जोड़ देंगे, ठीक। मार्जिन क्या है, सेफर साइड के लिए, तो हो सकता है हम कम एस्टिमेट कर ले, जितना एस्टिमेट करेंगे उतना ही तो पैसों का अरेंजमेंट करेंगे, तो कम एस्टिमेट कर ले तो कम फाइनेंसिंग हो जाएगी, इसलिए बोलता है कि थोड़ा बहुत मार्जिन ले लो, जितना क्वेश्चन बोलेंगे उतना हम लोग कर लेंगे। ये तो हुआ फॉर्मेट। अब जरा वर्किंग नोट पे आइए, डिटेल में देखते हैं इसको। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, इसको कॉस्ट ऑफ सेल भी बोलते हैं। देखो ये सब निकल रहा है ना। डेटर किस पे निकाला है हमने, कॉस्ट ऑफ सेल पे, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा ये भी तो पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, अब तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हो, कॉस्ट शीट चैप्टर पढ़ा है, कॉस्ट शीट चैप्टर पढ़ा है तो ये चीज आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है बताओ, ओपनिंग रॉ मटेरियल
प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आएगा इससे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसी में डायरेक्ट वेजेस जोड़ दूं, फैक्ट्री ओवरहेड भी जोड़ दूं, फैक्ट्री ओवरहेड को ही ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल के देगा, या वर्क ओवरहेड, क्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आता है। करेक्ट। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP जुड़ता है, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP घटता है। करेक्ट। तो क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट। कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं, ये ऑलरेडी कॉस्ट शीट में आपने पढ़ रखा है। ठीक है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कौन सा? रिलेटेड टू प्रोडक्शन जुड़ता है, तो यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जुड़ेगा, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटेगा, तो यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ये जुड़ता है। एक और चीज जुड़ता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दिया जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। डेटर आपको इस पे निकालना था, याद करिए, कॉस्ट ऑफ सेल पे। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। फिनिश गुड्स देखो, कहाँ हम हमेशा, अगर मान लो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे कॉस्ट शीट में, किस पे निकालते थे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो फिनिश गुड्स की जो वैल्यूएशन होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट पे होता है। करेक्ट। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करने के दो मेथड है, एक फीफो, एक एवरेज मेथड। ठीक। फीफो मेथड से अगर आप करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकलेगा। एवरेज मेथड से एक क्वेश्चन है, कराऊंगा, कॉस्ट ऑफ सेल पे निकलता है। फिर ओपनिंग स्टॉक को भी ध्यान देना पड़ता है, करते टाइम एक्सप्लेन कर देंगे। रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो इस पे वैल्यू होते हैं, एंड जो WIP का स्टॉक है वो इस पे वैल्यू होता है। अब देखो ऊपर, WIP जो स्टॉक है उसमें मटेरियल एंड लेबर ओवरहेड का खर्चा जुड़ा होता है। देखो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में मटेरियल का खर्चा, लेबर ओवरहेड का खर्चा जुड़ा है। फिर मैंने ये कहने को तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है, पर होता क्या है? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ऑथर्स लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बहुत जगह, हो सकता है इंस्टीट्यूट के बुक बुक में ही दिख जाए आपको, पर लॉजिकली बोले तो हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करते हैं। करेक्ट। इतना समझ में आया? नोट नंबर 2। अब आप बोलोगे कि सर डेटर को आपने कॉस्ट ऑफ सेल पे क्यों वैल्यू किया? आपको तो डेटर को सेल्स पे निकालना चाहिए था ना। इसके लिए नोट्स लिखिए। इन्वेस्टमेंट इन डेटर, ये दो जगहों पे कैलकुलेट हो सकता है, एक तो सेल्स के ऊपर, दूसरा कॉस्ट के ऊपर। हमने किस पे कैलकुलेट किया है? कॉस्ट के ऊपर। देखो, डेटर को कॉस्ट ऑफ सेल पे निकाल रहे हैं। करेक्ट। इसको आप टोटल लिख सकते हैं, कॉस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, क्लियरली आपको बोले सेल के ऊपर निकालिए तो
फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल पे नहीं, सेल पे निकलेगा। यहाँ जो वर्ड कॉस्ट ऑफ सेल मैंने यूज किया है वो वर्ड क्या यूज कर लूंगा, सेल, और सेल पे निकालूंगा। सिंपल। जब क्वेश्चन ही बोले कि कॉस्ट ऑफ सेल नहीं सेल पे निकालो, तब तो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करनी पड़ेगी ना। ना बोले तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालनी है, करेक्ट। क्यों, आइए जरा मान लो हमारा टोटल जो डेटर है ना वो 4 लाख, करेक्ट। ध्यान से सुनना 4 लाख का है। ये तो सेल वैल्यू है ना, जितने का डेटर को बेचा है। अगर मैं बोलूं इस 4 लाख में 3,50,000 कॉस्ट लगा था गुड्स बनाने में, और 50,000 मैंने प्रॉफिट चार्ज किया था, करेक्ट। डेटर को तो हम सेल वैल्यू पे बेचते हैं, सेल प्राइस पे बेचते हैं। ये 4 लाख है, ये सेल वैल्यू है ठीक। अगर मैं बोलूँ इसमें 3,50,000 वो गुड्स बनाने में लगा था, 50,000 मेरा प्रॉफिट है। डेटर में टोटल कितना पैसा इन्वेस्टमेंट है? तो देखो इसके दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट कहता है आप तो ये पता कर रहे हो ना वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, तो आपको बनाने में तो इतना ही खर्चा लगा है ना, ये तो आपका प्रॉफिट है। तो रियल में आपको पैसा इतना फाइनेंसिंग की जरूरत है। डेटर में जो पैसा फंस गया, इधर ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, इधर प्रोडक्शन तो करनी पड़ेगी, तो ये पैसे आपको जरूरत है लेके आने की। तो आप हमेशा कॉस्ट पे ध्यान दीजिए। बनाने में इतना ही खर्चा हुआ है, 50,000 तो आप प्रॉफिट भी चार्ज कर रहे हो ना। दूसरा कंसेप्ट कहता है नहीं, कॉस्ट पे नहीं मानेंगे, इतना पैसा फंसा है। क्यों? कॉस्ट तो फंसा फंसा है, कॉस्ट तो हमें फाइनेंस करना था, तो आप बोल रहे हो ठीक है कि जितना कॉस्ट लगा है उतना ही तो आपको पैसों की जरूरत है ना, उतना ही तो पैसा आप फाइनेंस करोगे, तो कॉस्ट को ध्यान दो। दूसरा कंसेप्ट कहता है अरे 4 लाख रुपए का मैंने सेल किया, अगर वो क्रेडिट में ना सेल करके कैश में सेल किया होता, करेक्ट, तो 4 लाख मेरे पास होते। तो बात सिर्फ कॉस्ट की नहीं है बात इस प्रॉफिट की भी है। वो प्रॉफिट जो फंसे हैं वो मैं कहीं इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकता था, है कि नहीं? तो ये जो प्रॉफिट है ना इसकी भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। कॉस्ट तो फंसा फंसा है, प्रॉफिट जो फंसा है वो ना फंसा होता तो रिलीज फंड होता, उस पैसे को मैं कहीं यूज कर सकता था। तो प्रॉफिट की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर प्रॉफिट को भी ध्यान देंगे, इसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो सेल्स पे निकलेगा। सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान देंगे तो कॉस्ट पे निकलेगा। ज्यादा बेहतर क्या है, वर्किंग कैपिटल हम निकाल क्यों रहे हैं बताइए, कि हम ये पता कर पाए कितना पैसा फंसने वाला है वर्किंग कैपिटल में, उतने पैसे की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो हमेशा हमें कॉस्ट को ध्यान देना चाहिए जितने पैसे लगे हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कुछ ना बोले तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालोगे। लॉजिक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कॉस्ट है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक तो टोटल कॉस्ट, कैश कॉस्ट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का मतलब जितना भी आपका कॉस्ट लग रहा है ये। कैश कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट में कुछ नॉन कैश एक्सपेंस भी होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। अब बताओ, जो नॉन कैश एक्सपेंस है, ओवरहेड का खर्चा है, याद करो ये ओवरहेड का खर्चा है, करेक्ट। इसमें तो डेप्सन वगैरह भी जुड़ा होगा, मशीनरी की फैक्ट्री बिल्डिंग की रेंट वगैरह, सॉरी डेप्रिसिएशन वगैरह। तो जो नॉन कैश एक्सपेंसेज है उसमें तो पैसा नहीं लगेगा ना। ये टोटल कॉस्ट में से जो नॉन कैश एक्सपेंस है उसमें तो पैसा नहीं लगेगा ना। तो जो नॉन कैश एक्सपेंस है वो तो फाइनेंस करने की जरूरत ही नहीं है। कहने को आपने खर्चा चार्ज कर रखा है पर उसके लिए पैसा नहीं लगेगा, ठीक। तो इसीलिए नॉन कैश एक्सपेंस को तो फाइनेंस करना ही नहीं है। तो हम जब वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा ये देखेंगे तो उसमें नॉन कैश एक्सपेंस नहीं लेंगे, रियल में जितना हमारा कॉस्ट लग रहा है उसी पे निकालेंगे कि कितना वर्किंग कैपिटल हमें जरूरत है, ठीक। कुछ ना बोले तो कैश कॉस्ट अप्रोच पे निकालना है, यानी कि खर्चे में डेप्रिसिएशन नहीं लेना है,
ठीक है। टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या बोलता है कि भाई साहब टोटल कॉस्ट पे निकालिए जितना खर्चा लग रहा है एक्चुअल में, ठीक। सिर्फ कैश खर्चे पे मत निकालिए, टोटल खर्चे पे। कैश कॉस्ट अप्रोच क्या बोलता है, अरे नॉन कैश एक्सपेंस तो एक्सपेंस भले ही आपने बुक किया है पर पैसे नहीं लग रहे उसके लिए, तो पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे, तो वर्किंग कैपिटल आप निकाल रहे हो क्यों, कि वर्किंग कैपिटल कितना इन्वेस्ट होगा उसी अनुसार मुझे पैसे अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, जितना वर्किंग कैपिटल लगेगा बिजनेस में। तो ये देखो ना कि कितना खर्चे होने वाले हैं, ठीक। तीसरा नोट्स हो गया, नोट नंबर 4, इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इज नॉट गिवन, अगर इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इज नॉट गिवन, करेक्ट, तो दो अप्रोच है। एक तो तरीका कहता है एज्यूम कर लो इट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। एक तरीका बोलता है ओपनिंग स्टॉक ना दिया हो, मानिए जितना क्लोजिंग है उतना ही ओपनिंग है। दूसरा बोलता है एज्यूम ओपनिंग स्टॉक नील। बेहतर क्या है, ये है, हमें ये एज्यूम करना है, ठीक। क्या एज्यूम करना है कि ओपनिंग स्टॉक ना हो तो क्लोजिंग के बराबर है, ठीक है। क्यों, बताइए फटाफट से। कि अगर किसी क्वेश्चन में ना दे ओपनिंग स्टॉक किसी भी बिजनेस का, तो हम ये मान के चलते हैं कि करंट ईयर का डेटा दिया, ओपनिंग का डेटा नहीं दिया, पर इसका मतलब ये नहीं ओपनिंग स्टॉक होता नहीं होगा। जिस बिजनेस में जिस कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक है तो पिछले साल भी तो क्लोजिंग होगा कुछ, तो हमें ना दिया हो तो ये मानना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक उतना ही होगा जो इतने बार इस बार की क्लोजिंग स्टॉक है। नील एज्यूम नहीं करना चाहिए। नील एज्यूम तभी करना चाहिए इफ कंपनी इज न्यू। अरे नई कंपनी है, इसी साल खुली है, कहाँ से ओपनिंग स्टॉक आएगा, ठीक। तो नील तभी एज्यूम करना जब कंपनी नया हो। अगर कंपनी ऑलरेडी चली आ रही है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मानेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग के बराबर। देन अगर मानते हैं तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा परचेज के इक्वल। कैसे, कोई बताएगा मुझे। रॉ मटेरियल इसी फॉर्मेट में देख लो करा रखा है। अगर ये ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हो, ठीक, मान लो ये भी 10,000, ये 1 लाख, ये भी 10,000, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आएगा, 1 लाख। तो परचेज और कंज्यूम्ड सेम हो जाएंगे ना, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करके ही तो परचेज में से कंज्यूम निकलता है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग सेम हो जाए तो परचेज और कंज्यूम्ड सेम हो जाएंगे। ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, ध्यान दो। क्रेडिटर किस पे निकल रहा है, रॉ मटेरियल परचेज पे। रॉ मटेरियल का स्टॉक किस पे निकल रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे, ठीक है। अगर कुछ ना बोले ओपनिंग स्टॉक के बारे में, क्लोजिंग के बराबर मानेंगे, उस समय कंज्यूम्ड और परचेज तो सेम हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम तो ये इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल निकालते टाइम तो कंज्यूम पे निकालेंगे, और क्रेडिटर निकालते टाइम निकालते तो परचेज पे, पर परचेज इज इक्वल टू कंज्यूम्ड, ठीक। क्यों, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग हम मान रहे हैं सेम है। फिर तो ये देखो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट था, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करके फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा था। ये अगर सेम हो तो फैक्ट्री कॉस्ट और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट सेम ही नहीं आएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट आएगा।
करेक्ट। थर्ड नंबर अगर फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री सेम हो, ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग, तब बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक जुड़ता है और क्लोजिंग स्टॉक घटता है फिनिश गुड्स का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, करेक्ट। अब ये दोनों सेम हो जाए, अगर ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल हो जाए, तो देखो जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उतना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगा, उतना ही आएगा, और क्या। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करेक्ट। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, जब तक क्वेश्चन ये ना बोले कि कंपनी न्यू है, आपको ओपनिंग स्टॉक को नील नहीं मानना है किसी भी इन्वेंट्री का, चाहे रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो या WIP हो, ठीक। आपको क्या मानना है कि क्लोजिंग का इक्वल टू है, अगर वो हुआ तो कंज्यूम्ड और परचेज सेम हो जाएंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट सेम ही होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम होगा, ठीक। इसीलिए यहां देखोगे मैंने क्या लिखा है, फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होता है, होता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कई बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेम होंगे, ये ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग के इक्वल है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखो। लिखने को लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पर एक्चुअल में वो किस लॉजिक से है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर है, ठीक। चलो इतना आपने समझा। चलिए अब कुछ चीज है, एक और नोट्स है, लेकिन मुझे लगता है अभी क्वेश्चन करना चाहिए, वो नोट्स तब कराएंगे जब उसकी जरूरत हो। आओ जरा, ये आपके मटेरियल का ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कहता है, ऑन 1 जनवरी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नौरुंग लिमिटेड विशेस टू नो द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। हम यहाँ पे खड़े हैं 1 जनवरी को, और क्या पता करने जा रहे हैं कि कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, ठीक है। फ्रॉम फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट। हमें कह रहा है कि इंफॉर्मेशन को यूज करके वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा ये बताइए। प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल हमने कितना बनाया था, 60,000 यूनिट। इट इज प्लानिंग दैट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी विल बी मेंटेन ड्यूरिंग प्रेजेंट ईयर। कह रहा है इस साल भी हम सोच रहे हैं 60,000 ही बनाए, करेक्ट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस रॉ मटेरियल 60%, यानी कि जितना भी सेलिंग प्राइस होगा उसका 60% रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक। डायरेक्ट वेजेज 10 एंड ओवरहेड 20%, ठीक है। रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर 2 मंथ, ये क्या है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। इच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस, WIP का कहानी बोल रहा है, फॉर 1 मंथ, ये क्या है, WIP होल्डिंग पीरियड। ये देखो ये रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड था, ये WIP का होल्डिंग पीरियड है। रॉ मटेरियल बीइंग फेड अप इन द पाइपलाइन इमीडिएटली एंड लेबर एंड ओवरहेड अकॉर्ड इवनली थ्रू आउट द मंथ। कह रहा है कि रॉ मटेरियल एक ही बार में स्टार्टिंग में ही लग जाता है इमीडिएटली, यानी कि WIP में जो रॉ मटेरियल है उसका परसेंटेज कंप्लीशन क्या मानेंगे, 100, एंड लेबर ओवरहेड थ्रू आउट द पीरियड लगता है, यानी कि इसका परसेंटेज कंप्लीशन मानेंगे 50। कैसे, स्टार्टिंग में 0% लगा होगा, अंत में 100% लगेगा, बन जाएगा। तो ऑन एन एवरेज कितना, 0 + 100 डिवाइड बाई 2, 50%। इस लॉजिक से आया है 50%, याद रखोगे। फिनिश गुड्स विल स्टे इन वेयर हाउस वेटिंग टू डिस्पैच टू कस्टमर अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ, ये क्या है, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड 2 मंथ। क्रेडिट अलाउड टू डेटर, डेटर कलेक्शन पीरियड। और सेलिंग प्राइस 5, ठीक है।
wages and overhead are paid on a first of each month. ठीक है, देखते हैं. For the previous month, company normally keep cash in hand 20,000. एक और नोट लिख लो लास्ट, कि अगर परसेंटेज कंप्लीशन ना दे WIP का, if percentage completion of WIP is not given, assume, क्या assume करेंगे? मटेरियल के लिए 100% कंप्लीट है. किस लॉजिक से? कि मटेरियल पूरा स्टार्टिंग में ही लग जाता है. मटेरियल बिगनिंग में ही जरूरत है, पूरा मटेरियल WIP में शुरू में ही लग गया. लेबर एंड ओवरहेड का 50% मानेंगे. किस लॉजिक से? इवनली थ्रू आउट पीरियड, जैसे जैसे काम चलेगा वैसे वैसे लगेंगे. तो इस लॉजिक से मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में 0% होगा, लास्ट में तो 100% लग जाएगा. तो एवरेज इनका निकालोगे तो 50% आएगा. करेक्ट. अच्छा, क्वेश्चन खुद से बोले कि मटेरियल और लेबर दोनों इवेनली लगते हैं, तो दोनों का 50% मानना पड़ेगा. सिंपल. ठीक. आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब लेबर एंड ओवरहेड, तो हमेशा आपको यही एज्यूम करना चाहिए कि इवेनली लगेगा, जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे लगेगा. लेकिन बचा बात मटेरियल के लिए, तो मटेरियल ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है, इसलिए हम हमेशा एज्यूम करते हैं, अगर ना दे तो, कि 100% कंप्लीटेड है, शुरू में ही मटेरियल लग चुका है. करेक्ट. चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स करेंट एसेट्स. यहाँ पे एक छोटा वर्किंग नोट ले लो. सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना है? 5. देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5. कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया था, मटेरियल कॉस्ट कितना है? 60%, तो 3 आएगा. डायरेक्ट लेबर ये 10% है. ओवरहेड कितना है बताओ? 20% है. तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा 4.5. प्रॉफिट कितना होगा पर यूनिट? 0.5. तभी तो सेलिंग प्राइस निकला है 5. ठीक है, ये पर यूनिट. अब जरा आओ, ये जो वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं, ये कितने यूनिट के लिए निकाल रहे हैं? याद रखना 60,000. सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, $60,000 बनाना है, और कितना रॉ मटेरियल लगता है?
₹3 के रेट से, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इतना आएगा। रॉ मटेरियल का बताइए होल्डिंग पीरियड कितना था, 2 मंथ। अब मंथ में है तो डिवाइड बाई 12 इंटू 2 करूंगा, बताओ। स्टॉक ऑफ WIP, इसमें दो, एक तो मटेरियल, बताइए मटेरियल का खर्चा कितना है, 60,000 इंटू 3। WIP का होल्डिंग पीरियड कितना है, तो WIP कितना दिन रहता है प्रोसेस में, 1 मंथ। क्लियरली बोला है क्वेश्चन में, डिवाइड बाई 12 इंटू 1, और परसेंटेज कंप्लीशन कितना है मटेरियल का, 100%। लेबर एंड ओवरहेड, इनका खर्चा 60,000, एक ही साथ कर देते हैं क्योंकि दोनों का परसेंटेज कंप्लीशन 50 मानना है तो एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेबर का 0.5, ओवरहेड का 1, तो 1.5 आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 इंटू WIP होल्डिंग पीरियड जो कि 1 मंथ है, इंटू 50%। चलो बताओ, ये तो 15,000 आ रहा है। 3750, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश स्टॉक सीधा लिख सकते थे, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करते हैं, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 4.5, 60,000 इंटू 4.5, ये तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ठीक। डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को किससे, यहाँ देखिए फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड कितना है, 3 मंथ। बोला है फिनिश गुड्स विल स्टे इन वेयर हाउस बिफोर डिस्पैच टू कस्टमर 3 मंथ, डिवाइड बाई 12 इंटू 3, बताओ। मैंने सीधा कर दिया, आपको कॉस्ट शीट नहीं बनाया, अगर आप कॉस्ट शीट बनाते तो यहीं पे बनाते टोटल में, बताओ। ये लिखते रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ये क्योंकि इस क्वेश्चन में छोटा सा डिटेल था, हम किस पे वैल्यू कर रहे हैं फिनिश गुड्स को, इस पे। चलिए अगला क्या है, डेटर। कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालते हैं, एंड बताओ कॉस्ट ऑफ सेल कितना है, सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कोई और खर्चे दिए ही नहीं है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही निकलेगा, है ना, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वगैरह तो है ही नहीं, ठीक। इसी को 60,000 इंटू 4.5 कर रखा था, और क्या, डेटर बताओ। क्रेडिट अलाउड टू डेटर 3 मंथ, टोटल क्रेडिट सेल है तो इसलिए टोटल पे निकाल रहे हैं। अगर ये बोलता कि सिर्फ 80% डेटर क्रेडिट सेल है, सिर्फ क्रेडिट सेल 80% है तो 80% पे निकालते, यहाँ पे क्या इंटू करते हैं, परसेंटेज सेल ऑन क्रेडिट, पर यहाँ क्या मान रहे हैं 100% सेल है क्रेडिट पे, कुछ ना बोले तो क्या एज्यूम करते हैं टोटल परचेज एंड टोटल सेल हमेशा फुल क्रेडिट पे है। चलिए कुछ मिनिमम कैश है, 20,000 मेंटेन करना है ना कैश बैलेंस, प्रीपेड खर्चा कुछ नहीं है तो इतना ही आएगा करेंट एसेट।
करेंट लायबिलिटी सबसे पहला इसमें क्रेडिटर किस पे निकलता है, क्रेडिट परचेज पे करेक्ट, क्रेडिट परचेज पे। अब देखो ये तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है, परचेज निकालने के लिए प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है रॉ मटेरियल का ये रहा, ओपनिंग स्टॉक नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग के बराबर ही होगा, फिर तो कंज्यूम्ड और परचेज सेम ही आएगा ना, तो इसी पे निकाल दूं 1,80,000 डिवाइड बाई 12 इंटू क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कितना है, देखो क्रेडिटर हमें 2 महीने का समय देता है और पूरा परचेज क्रेडिट पे मानेंगे। चलिए इसको वर्किंग नोट को थोड़ा मैं नीचे करता हूं, एक छोटा सा चीज और समझाना है आप। यहाँ पे क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनना, wages and overhead are paid on first of each month for previous month। इसका मतलब है लेबर एंड ओवरहेड, देखो कितना खर्चा है लेबर ओवरहेड का, ये रहा लेबर का, ये रहा ओवरहेड का 90,000 डिवाइड बाई 12, टोटल करेंट लायबिलिटी नेट वर्किंग कैपिटल। अभी एक चीज समझना है लेबर ओवरहेड के बारे में, ये लिख लो और समझाता हूँ। करना 30 प्लस 18,750 प्लस 67,500 प्लस 67,500 प्लस 20,000 चलिए कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे ही क्यों निकाल दिया मैंने क्रेडिटर, ये तो क्रेडिट परचेज पे निकालते हैं। इसलिए निकाल दिया क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन था, वो तो हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकाल चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक का नहीं था, तो मानेंगे ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग, तो इस हिसाब से परचेज और कंज्यूम तो सेम ही आएंगे। दूसरा चीज लेबर ओवरहेड का बोल रहा था कि मान लो ये एक मंथ है, तो पूरे महीने जो काम होता है ना, इसकी जो वेजेज है वो नेक्स्ट मंथ को फर्स्ट को मिलता है यानी कि हर एक महीने, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक महीने का वेजेज आउटस्टैंडिंग चल रहा है, करेक्ट, जो कि यहाँ पे हुआ। फिर नेक्स्ट मंथ सेमी साइकिल चलता है, एक महीने वेजेज काम कराते हैं, आउटस्टैंडिंग रहता है एक महीने का वेजेज, फिर यहाँ पे होता होगा अगले मंथ के स्टार्टिंग में। यानी कि जब हमेशा पिछले महीने का वेजेज अगले महीने में पे होता है, तो एक महीने का वेजेज क्या रहता होगा, आउटस्टैंडिंग। सिमिलरली खर्चों के साथ है, ठीक, तो इसीलिए मैंने क्या लिया, आउटस्टैंडिंग पीरियड 1 मंथ। चलिए क्वेश्चन छोटा था, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेल्स दिया है 2 मंथ क्रेडिट, यानी कि ये डेटर कलेक्शन पीरियड है डेटर कलेक्शन पीरियड हमें दे रखा है कि 2 महीने हम क्रेडिट सेल करते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है, वेजेस दिया है, और इनका ये भी दिया है कि मटेरियल कंज्यूम में देखो क्रेडिटर हमें 2 महीने का समय देता है, वेजेज 1 महीने लैग पेमेंट होती है, यानी कि 1 महीने की डिले पेमेंट होती है, 1 महीने की आउटस्टैंडिंग रहेगा हमेशा। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इतना है पूरे साल का, और कह रहा है आर पेड इन 1 मंथ एरियर, एरियर का मतलब 1 महीने एरियर में आउटस्टैंडिंग में रहता है, तो ये भी 1 महीने का आउटस्टैंडिंग आएगा।
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या है? 1 मंथ लैग इन पेमेंट, ये भी आउटस्टैंडिंग 1 महीने का, ये तो पूरे साल का है ना। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस है तो इतना। पेड क्वार्टरली इन एडवांस, हमेशा 1 क्वार्टर का एडवांस में पेमेंट करते हैं, ठीक। जीपी रेशियो दिया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कह रहा है कि डेप्रिसिएशन को भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा मानते हैं। लेकिन अब बताओ मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करेंगे तो हमेशा वर्किंग कैपिटल को डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके कैश कॉस्ट पे एस्टिमेट करेंगे। वैसे बोला भी है कि वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है कैश कॉस्ट बेसिस पे, ठीक है। चलो, एज्यूमिंग 20% सेफ्टी मार्जिन, यानी कि जब नेट वर्किंग कैपिटल निकाल लेना तो 20% सेफ्टी मार्जिन जोड़ देना। कह रहा है WIP जो है वो नील है, ठीक है। आ जाओ जरा फटाफट से आओ। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, करेक्ट, एंड स्टेटमेंट बना लो। यहाँ पे क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स, आएगा करेंट एसेट्स, करेक्ट। इसमें भी सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना जरा। ध्यान से देखो, ये मटेरियल कंज्यूम्ड है, वेजेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो दोनों जोड़ देंगे तो आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। आओ जरा, अगर हम यहाँ पे वर्किंग करें तो हमें ये पता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, बताओ? 9 लाख। डायरेक्ट वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये है 7,20,000, 9,60,000। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है, लेकिन कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, डेप्रिसिएशन नहीं लिया है। देखो, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। बताओ, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, ये कितने? 240, 120। ये क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। आपके मन में कभी ये विचार आया कि सर ये ग्रॉस प्रॉफिट क्यों दिया है? देखो, सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट एडजस्ट कर दोगे, घटा दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स तो इस पे निकलता है।
इस पे निकलेगा डेटर, इस पे निकलेगा रॉ मटेरियल का स्टॉक, करेक्ट। एंड अगर ओपनिंग क्लोजिंग, अगर ओपनिंग का इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है, दे रखा है कहीं पे, नहीं दे रखा है ओपनिंग स्टॉक के बारे में, तो यही इस पे निकलेगा क्रेडिटर। चलो 9 लाख पूरे साल का है, करेक्ट। देखो जरा, इसको इरेज कर लो, ठीक है। 9 लाख पूरे साल का है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, इट की क्या हो गया, इट कीप 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, डिवाइड बाई 12 इंटू 1 कर दूं, पता है आपको WIP का स्टॉक नील है, बता रखा था, तो सीधा फिनिश गुड्स पे आ जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होते हैं, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट हमें पता है 25,80,000, डिवाइड बाई 12 इंटू 1, डेटर कॉस्ट ऑफ सेल पे कितना है 29,40,000, टू मंथ क्रेडिट डेटर देखिए, 2 मंथ क्रेडिट, उसके बाद यहाँ पे देखो कैश बैलेंस कितना मेंटेन करना है 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस कोई है, हाँ प्रीपेड एक्सपेंस है, कौन सा, एडवांस में एक खर्चा पे करते हैं सेल्स प्रमोशन, पूरे साल का कितना है 1,20,000, कितने दिन का एडवांस में पे करते हैं क्वार्टरली, एक क्वार्टर का कितना निकलेगा, साल में 4 क्वार्टर है, ठीक। करेंट लायबिलिटी सबसे पहले क्रेडिटर निकलता तो क्रेडिट परचेज पे है, लेकिन कंज्यूम्ड और परचेज सेम मानेंगे, टू मंथ क्रेडिट हमें मिलता है और पूरा परचेज क्रेडिट पे देखिए जरा, वेजेज जो है 1 मंथ एरियर चलता है, लैग लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये भी 1 मंथ एरियर चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ये भी 1 मंथ एरियर चलता है, तो टोटल ये तीनों खर्चा कितना है 7,20,000 प्लस 9,60 प्लस 2,40,000, इतने जो खर्चे हैं बारी बारी करने की जरूरत नहीं, सारे 1 मंथ ही लैग चल रहे हैं।
करो। कुछ मार्जिन बोला था ना ऐड करने को। बताइए। इसका 20%। ठीक है, चलो। अगर बोलता कि जो 20% मार्जिन है ना, ये इसके बाद आता है, इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में बोलता कि 20% ऑन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो या फिर बोलता 20% ऑन वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग सच मार्जिन, तो इसका मतलब ये ये मार्जिन जोड़ने के बाद जो आता है उसको तो ग्रॉस ही बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तब कैसे कैलकुलेट करते? फिर ये 100 मानते तो ये 20 हो जाता, 20%। फिर ये तो 80 होता, तभी तो 80 में 20 जोड़ के 100 आएगा। फिर कैसे निकालते? 6 लाख अगर 80 है तो 20 कितना? फिर आता 1,50,000। करेक्ट। पर ऐसा बोला नहीं है, मैं हर एक पॉसिबिलिटी आपको समझा रहा हूं बस। चलिए, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ जरा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन डबल शिफ्ट वाला है। करेक्ट। डबल शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो छोटा सा नोट्स लिख लीजिए डबल शिफ्ट के लिए। पहले, जब डबल शिफ्ट में काम होगा तो क्या चेंजेस आएंगे? प्रोडक्शन विल बिकम डबल। ठीक, डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो हम ये जूम करेंगे कि प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। ठीक है। ये जूम करके चलेंगे कि आने वाले समय में हम डबल बना के डबल बेचने वाले हैं, इसीलिए डबल शिफ्ट कर रहे हैं। कोई शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए डबल शिफ्ट नहीं कर रहे हैं कि अभी मान लो कि डबल शिफ्ट करना पड़ रहा है, लेबर कम है, या फिर डबल शिफ्ट करना पड़ा है क्योंकि कम समय में प्रिपेयर करना है, ये रीजन नहीं है। हम अपना प्रोडक्शन डबल करना चाहते हैं, इसलिए डबल शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक। दूसरा, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। जब प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। करेक्ट। थर्ड नंबर, इन्वेंट्री, या फिर ऐसे लिख लो, इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स will be double except for WIP। इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, डेटर हो गया, अब डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो इनकी इन्वेंट्री डबल हो जाएगी। करेक्ट। लेकिन WIP का सेम रहेगा। क्यों? देखो, मान लो डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, पहले कम मटेरियल बनाते थे तो थोड़ा सा इन्वेंट्री बचता था रॉ मटेरियल का। करेक्ट। डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, अब तो डबल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल भी डबल खरीदेंगे तो इन्वेंट्री भी ज्यादा बचेगा ना।
लेकिन WIP के साथ ऐसा नहीं है। WIP के साथ क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि जो WIP बच गए थे पहले शिफ्ट में, ये फर्स्ट शिफ्ट है, ये सेकेंड शिफ्ट है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो WIP बच गए थे, सेकेंड शिफ्ट शुरू होगा, वो तो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे ना। फिर सिर्फ सेकेंड शिफ्ट का WIP बचेगा, तो WIP हमेशा उतना ही बचेगा जितना पहले बचता था। क्यों? क्योंकि एक पीरियड का WIP जो बचा है, दूसरा शिफ्ट शुरू होते ही वो तो कंप्लीट हो जाएगा। WIP ऐसा नहीं डबल हो जाएगा कि फर्स्ट शिफ्ट का WIP प्लस सेकेंड शिफ्ट का, नहीं, फर्स्ट शिफ्ट का WIP सेकेंड शिफ्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए WIP का जो इन्वेंट्री है वो सेम ही रहता है। याद रखोगे लॉजिक क्या है कि पहले शिफ्ट में जो WIP बच गया है वो तो सेकेंड शिफ्ट में बना देंगे ना, तो जो WIP बचेगा वो तो सिर्फ सेकेंड शिफ्ट का बचेगा, तो इसीलिए WIP इन्वेंट्री सेम रहेगी। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 6 रुपीज, वेजेज है 5, आउट ऑफ विच 40% फिक्स है। चलिए अगर आप ध्यान से देखोगे 5 का 40% कितना होता है 2, तो फिक्स है 2, तो वेरिएबल होगा 3। सिमिलरली ओवरहेड में 80% फिक्स है, ओवरहेड में फिक्स कितना है 80%। 5 का 80% करोगे ये आएगा 4, तो वेरिएबल होगा 1। ये तो प्रॉफिट है, ये सेल प्राइस। अभी हम कितना सेल करते हैं 4,32,000। अच्छा सेल प्राइस भी पता है, तो सेल्स यूनिट निकल जाएगा, सेल प्राइस डिवाइड बाई, सॉरी सेल वैल्यू डिवाइड बाई सेल प्राइस। 4,32,000 डिवाइड बाई 18 करिए। अभी हम 24,000 यूनिट बना के बेचते हैं, करेक्ट। ये कब का इंफॉर्मेशन है? टिल 31 मार्च 17, और 31 मार्च 17 को रॉ मटेरियल इतना है, WIP इतना है, फिनिश गुड्स इतना है, डेटर इतना है, करेक्ट। कह रहा है WIP की हम वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पे करते हैं। वैसे तो WIP फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यू होता है, लेकिन जब बोल दिया प्राइम कॉस्ट तो आपको प्राइम कॉस्ट पे करना है, ठीक है, फिर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। पिछले साल अगर प्राइम कॉस्ट पे हुआ था, इस साल प्राइम कॉस्ट पे करेंगे। चलो, इन अ व्यू ऑफ इंक्रीज ऑफ मार्केट डिमांड इट इज प्रपोज टू डबल प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग एक्स्ट्रा शिफ्ट। डबल शिफ्ट में मैं बोल ही रहा हूँ प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट 10% डिस्काउंट विल बी अवेलेबल फ्रॉम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल इन व्यू ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। कह रहा है जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है ना, वो 10% ऑफ डिस्काउंट दे देगा डबल शिफ्ट में, ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदेंगे ना। सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, ठीक है। क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर विल रिमेन सेम। कह रहा है जो डेटर को क्रेडिट पीरियड देते थे वो सेम रहेगा। क्रेडिट पीरियड अलाउड फ्रॉम सप्लायर विल रिमेन सेम एट प्रेजेंट लेवल 2 मंथ। लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड वेजेस कंटिन्यू टू रिमेन हाफ मंथ। ये कितना है? हाफ मंथ, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कह रहा है अभी 24,000 बनाते हैं तो कितना लगता है ये देख लो। अब आगे डबल शिफ्ट में बनाएंगे, कितना लगेगा वर्किंग कैपिटल ये देख लो, और एक्स्ट्रा कितना लग रहा है ये बताइए। इफ पॉलिसी इंक्रीज आउटपुट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान में रखना जो नोट्स मैंने लिखाया। करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो वर्किंग नोट जरा बनाइए, देखते हैं कितना कॉस्ट आने वाला है सिंगल एंड डबल शिफ्ट में। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इन सिंगल शिफ्ट एंड डबल शिफ्ट। डबल शिफ्ट, अगर हम सिंगल शिफ्ट है क्या लिखेंगे? सिंगल शिफ्ट। सिंगल शिफ्ट है, यहाँ पे क्या है? डबल शिफ्ट। आउटपुट कितना बनेगा सिंगल शिफ्ट में? 24। डबल शिफ्ट में फिर डायरेक्ट डबल हो जाएगा, 48,000।
करेक्ट। कॉस्ट अगर निकालना हो तो एक तो पर यूनिट ले लो, दूसरा टोटल, ये भी पर यूनिट टोटल। सबसे पहले मटेरियल का, अभी मटेरियल कैसे लगता है सिंगल शिफ्ट में, 6 रुपीज पर यूनिट, तो कितना आएगा 24,000 यूनिट इंटू 6। अब देखो कह रहा है कि 10% डिस्काउंट दे देगा सप्लायर, तो 6 रुपीज का रेट लगाता था, अब 10% डिस्काउंट दे देगा, 10% डिस्काउंट घटाओगे 5.4 आएगा। और कितना मटेरियल खरीद लगेगा, ये तो पर यूनिट है, 48,000 से इंटू कर दो। दूसरा है लेबर कॉस्ट, और लेबर में दो है, एक तो फिक्स्ड, फिक्स्ड बताओ कितना होता है, तो लेबर में वेजेज में फिक्स है 2 रुपीज पर यूनिट, तो 24 इंटू 2 48। फिक्स कॉस्ट बताइए, इन टोटलिटी में फिक्स रहता है, तो यहां भी 48 ही होगा, तो पर यूनिट निकालोगे तो 48 डिवाइड बाई 48 1 रुपीज आएगा। समझ में आया बच्चों को? देखो फिक्स कॉस्ट का हम क्या पढ़ते हैं कि आप भले ही प्रोडक्शन बढ़ा रहे, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, तो पहले फिक्स कॉस्ट सेम कर दो, फिर पर यूनिट निकालो। ठीक, चलिए वेरिएबल भी है ना इसमें, वेरिएबल कितना है देखो जरा, 3 रुपीज का रेट, तो 24,000 इंटू 3, और वेरिएबल कॉस्ट तो सेम यहाँ पे 144। वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, डबल प्रोडक्शन करेंगे डबल लगेगा, सिंपल। वेरिएबल कॉस्ट का यही निशानी है, देखो पढ़ाया था ना, पर यूनिट वो सेम रहता है, इन टोटालिटी में इंक्रीज होता है। फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहेगा, पर यूनिट घटते जाएगा जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। यूनिट कॉस्टिंग में पहली बार पढ़ाया था, ठीक। एंड दोबारा कहाँ पे पढ़ाया था, हाल ही में दोबारा पढ़ाया था आपको बजेटरी में। ओवरहेड, ओवरहेड में भी दो है, एक तो फिक्स्ड, फिक्स्ड कितना है बताओ, फिक्स्ड है 4 रुपीज, तो 24,000 इंटू 4 96, ये तो फिक्स रहेगा, तो यहां भी डबल शिफ्ट में भी इतना ही आना चाहिए 96, लेकिन अब पर यूनिट करोगे, डिवाइड करोगे 48,000 से, तो 2 रुपीज आएगा। अच्छा एक और बात बताइए, मटेरियल और लेबर को जोड़ देते हैं तो ये प्राइम कॉस्ट आएगा, कितना आया, ये 11 आया, और ये 5.4 प्लस 4 9.4 आया। चलो दूसरा वेरिएबल, वेरिएबल कितना है 1 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, पर टोटल में जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे चेंज होगा, ठीक है। अब ये जो है ये टोटल कॉस्ट आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है ये, कॉस्ट ऑफ सेल भी है ये, और कोई खर्चा तो दिया है नहीं, बताओ 11 प्लस 5 ये तो 16 आएगा, और इन खर्चों को जोड़ दो, ये बताइए 9.4 प्लस 2 प्लस 1 12.4 आया पर यूनिट, और टोटल कॉस्ट बोले तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ। यहाँ पे देखो सिंगल शिफ्ट है, यहाँ पे क्या है डबल शिफ्ट। सबसे पहले मटेरियल, स्टॉक ऑफ मटेरियल,
सिंगल शिफ्ट ने हमें बोल रखा है कि कितना मटेरियल में इन्वेस्टमेंट होता है, 36,000, करेक्ट, 36,000। अगर यूनिट में देखें तो देखो 36,000 टोटल मटेरियल में इन्वेस्टमेंट है। मटेरियल का कॉस्ट कितना है, 6 रुपीज, तो कितना 6,000 यूनिट आया। डबल शिफ्ट में बताओ, 6,000 यूनिट इंटू 2, मैंने पढ़ाया था आपको, इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट बिकम डबल एक्सेप्ट WIP, तो रॉ मटेरियल का भी स्टॉक डबल हो जाएगा। और रेट क्या लगेगा, तो रेट ये लगेगा 5.4 का। इसको ऐसे निकाल सकते थे। सेकेंड अप्रोच क्या है निकालने का, 36,000 पहले लगता था, अब लॉजिकली डबल लगेगा क्योंकि डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन खर्चे में भी तो चेंजेस आए हैं, खर्चे 10% से कम हो गए, रॉ मटेरियल का 10% डिस्काउंट दे दिया है, तो इसका सिर्फ 90% खर्चा लगेगा। देखो जरा, 36,000 इंटू 2 इंटू 0.9, 64,800। अब ये करने का तरीका अलग अलग है, आंसर सेम आएगा। कंसेप्ट क्लियर। दूसरा WIP जो कि प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है। WIP का 22,000 है, यूनिट वाला मेथड लगाएंगे तो यूनिट कितना है, देखो 22,000 है प्राइम कॉस्ट पे। प्राइम कॉस्ट कितना था सिंगल शिफ्ट में, 11, कितना यूनिट आएगा, 1,000। डबल शिफ्ट में 1,000 यूनिट सीधा डबल हो जाएगा, हो जाएगा क्या, नहीं, यही तो आपको समझा रहा था कि WIP का इन्वेंट्री डबल नहीं होगा। क्यों, पहले शिफ्ट में जो बच गया था WIP वो दूसरे शिफ्ट में कंप्लीट हो जाएगा। इनटू इन्वेंट्री तो इतना ही रहेगा, लेकिन अब प्राइम कॉस्ट चेंज हो गया है 9.4, तो 1,000 इंटू 9.4। दूसरा तरीका क्या था, सर 22,000 पहले लगना था, अब डबल तो होगा नहीं है, इतना ही लगेगा, लेकिन खर्चे में चेंज आया है। पहले 11 रेट था तो अब 9.4 हो गया, ठीक। 3 नंबर फिनिश गुड्स, कितना है फिनिश गुड्स बताओ, 72,000 टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करना है। यूनिट के तरीके से निकालोगे तो कितना यूनिट के बराबर है ये, 72,000 टोटल कॉस्ट पे वैल्यू है ना, तो कितना यूनिट होगा फिनिश गुड्स का बताओ। टोटल कॉस्ट क्या है, 16 सिंगल शिफ्ट में, इतने यूनिट। डबल शिफ्ट में सीधा फिनिश गुड्स का यूनिट डबल हो जाएगा, इनटू डबल शिफ्ट का टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, 12.4। दूसरा तरीका क्या है निकालने का, सर सिंगल शिफ्ट में इतना लग रहा था, डबल शिफ्ट में सीधा खर्चे डबल हो जाएंगे, ठीक, लेकिन खर्चे भी कम हुए। ये तो तब ना जब पुराने वाले कॉस्ट पे खर्चे कितने कम हुए, सर पहले लगता था 16, अब लग रहा है 12.4, तो ये 16 के हिसाब से था, तो 12.4 के हिसाब से कितना, तो करके देखो तो जरा, 72 इंटू 2 इंटू 12.4 डिवाइड बाई 16, सेम ही आएगा। चलिए डेटर, जो डेटर है ना ये सेल्स पे है, सेल प्राइस पे, ठीक है, सेल वैल्यू पे। लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि डेटर कुछ ना बोले तो हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, करेक्ट, डेटर हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं।
अब इसी क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखोगे बहुत सारे ऑथर की बुक में, तो सेल पे ही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल का डेटा सेल पे दे रखा है, तो सेल पे निकाल दिया। लेकिन बेहतर क्या होगा, जो इंस्टीट्यूट ने अडॉप्ट किया है वो ज्यादा बेहतर मुझे लगता है, कॉस्ट पे हमें निकालनी चाहिए। ठीक है, 1,08,000 ये तो सेल प्राइस 18 से डिवाइड करोगे, इनटू कॉस्ट कितना है 16, तो यह आ जाएगा डेटा। देखो ये रहा ना 16, यहां पे करना हो तो देखो, अगर यूनिट में देखोगे कितना सेल्स यूनिट एज ए डेटर है, तो 6,000 आ रहा है। करेक्ट, 6,000 सीधा डबल हो जाएगा, इनटू अब कॉस्ट क्या है, पहले 16 था, अब है 12.4, 6,000 इंटू 2 इंटू 12.4, 1,48,800। ऐसे निकाल सकते हैं कि सर डेटर दिया था इतना। ठीक, ये सेल प्राइस पे है, अब कॉस्ट पे निकालना है। इस बार हमें कितना निकालना है, 12.4 है अपना कॉस्ट, तो ये तो करेंट कॉस्ट पे आ गया और डबल हो जाएगा डेटर, तो 148,800। ठीक, चलिए अब जब इतना वर्किंग कर ही लिया तो क्रेडिटर भी निकाल ही लेते हैं यहीं पे। क्रेडिटर, क्रेडिटर तो इस पे निकलेगा, मटेरियल पे निकलता है, मटेरियल परचेज पे, कुछ ना दे तो कंज्यूम्ड और परचेज सेम। ठीक, 144 और ये है 259,200, 1,44,000 डिवाइड बाई 12 इंटू, देखिए जरा, क्रेडिटर, क्रेडिट अवेल फ्रॉम सप्लायर विल कंटिन्यू टू रिमेन एट 2 मंथ, 2 मंथ, ये 259,200 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, और क्या है, तो और है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज एंड एक्सपेंस, वेजेज एंड खर्चा हाफ मंथ का, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दूं, आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड एक्सपेंस एक ही साथ कर देते हैं। बताओ सिंगल शिफ्ट में कितना था, वेजेज ये रहा और एक्सपेंस ये रहा, जोड़ लो, 48,000 प्लस 72,000 प्लस 96,000 प्लस 24,000, 2,40,000, कितना, हाफ मंथ है ना। देखो ध्यान से क्या लिखा है, हाफ मंथ, बताइए, डिवाइड बाई 12 इंटू 0.5, 10,000 आएगा। सिमिलरली डबल शिफ्ट में वेजेज ये रहा और ओवरहेड ये रहा, 48 प्लस 1,44,000 प्लस 96,000 प्लस 48,000, 3,36,000। ठीक, हमने सब चीज निकाल दिया, अब बस इसको प्लेट में परोस के दे देते हैं एग्जामिनर को। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट, करेंट एसेट, इसमें क्या आएगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर लेस करेंट लायबिलिटी, इसमें क्या आएगा, क्रेडिटर
दूसरा आउटस्टैंडिंग लेबर एंड ओवरहेड। करना जरा, कितना है? 36, 22, 72, 36,000, 22,000, 72,000। डेटर कितना है? 96,000। क्रेडिटर 24 और ये 10,000। सिमिलरली डबल शिफ्ट में देखो 43,200 क्रेडिटर है, 14,000 ये है, एंड 64,800, 9,400। फिनिश गुड्स का स्टॉक बताओ, 1,11,600। डेटर, तो डेटर है 1,48,800। करिए जरा फटाफट से। 36 प्लस 22,000 प्लस 72,000 प्लस 96,000 माइनस 24,000 माइनस, ठीक है, करो फटाफट से। कितना आएगा एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल? छोटा सा कहीं पे मिस्टेक हो गया है। अगर हम एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की बात करें, ध्यान से देखना। अच्छा ये रहा, यहाँ देखो ये कितना आएगा? 22,000 डिवाइड बाई 11, 2,000। ठीक है, तो ये आएगा 18,800। अगर आप इसको करोगे तो ये आना चाहिए था 18,800। फिर ये आएगा, अब जरा टोटल करिए, 64,800 प्लस 18,800 प्लस कितना आएगा एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल? Therefore, additional working capital required due to double shift is rupees 94,800। करेक्ट? देखो बताओ, जब हम शिफ्ट डबल कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल डबल नहीं हो रहा, थोड़ा ही बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि डबल शिफ्ट में भले ही प्रोडक्शन डबल कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे खर्चे कम भी हुए, है ना। जैसे कि फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, जैसे कि मटेरियल में क्रेडिटर ने हमें 10% का डिस्काउंट दे दिया, जैसे कि WIP में जो पैसा फंसता है वो डबल नहीं हुआ। ठीक, अब प्लस कॉस्ट तो कम लग ही रहा था। ठीक, तो बहुत सारे खर्चे कम लगने की वजह से वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है ये बढ़ा, लेकिन डबल नहीं हुआ। आइए जरा ये क्वेश्चन थोड़ी देर में करते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को।
ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ी देर में करते हैं। आ जाओ यहाँ पे। लिखा है अनुज लिमिटेड अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। ये क्वेश्चन अभी कराने का लॉजिक क्या है, सिर्फ इतना सा जो ये वर्ड लिखा है, अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। जो कंपनी नई है, याद रखिए, वो तो पहली बार कंपनी खुला है ना, तो कुछ भी स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे एज्यूम करना है ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू नील। अभी तक एज्यूम कर रहे थे ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, और सीधा रॉ मटेरियल कंज्यूम पे ही क्या निकाल दे रहे थे, बताओ। रॉ मटेरियल कंज्यूम पे ही क्या निकाल दे रहे थे, क्रेडिटर का वैल्यू। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जोड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल आता है, ठीक। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर मानते थे पहले, अब नहीं मानेंगे, अब निकालेंगे, ठीक है। न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है। ये क्वेश्चन करने का सिर्फ एक मकसद है कि ये वर्ड अगर आ जाए एग्जामिनेशन में, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, तो क्लिक करना चाहिए। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्या लेना है, नील। हैज अप्लाइड टू कमर्शियल बैंक फॉर फर्स्ट टाइम for financing its working capital requirement, following information is available, ठीक। estimated level of activity 1 लाख completed unit of production plus 4000 WIP। कह रहा है हमारा जो estimated यूनिट है ना, वो क्या है, फिनिश गुड्स 1 लाख बनाएंगे, 1,04,000, और WIP कितना रहेगा, 4000, करेक्ट। बेस्ड ऑन एबव एक्टिविटी हमने एस्टिमेट किया कि रॉ मटेरियल इतना का लगेगा, डायरेक्ट वेजेस इतने का, ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्सन, डेप्सन इसमें नहीं जुड़ा है, जुड़ा होता तो हम घटा दे, क्यों, हम कैश कॉस्ट अप्रोच पे निकालते हैं जहां पे खर्चे में नॉन कैश एक्सपेंस नहीं लेते। और ये टोटल कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है। रॉ मटेरियल बोल रहा है 4 वीक कंजम्पशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। WIP में कह रहा है 50% एज्यूम करिए, कन्वर्जन कॉस्ट कंप्लीट है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब लेबर एंड ओवरहेड। कन्वर्जन कॉस्ट मीन्स कॉस्ट जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए उसका नाम है कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए और कौन से खर्चे लगते हैं, बचे हुआ रॉ मटेरियल छोड़ के सारे खर्चे लगते हैं, लेबर और ओवरहेड में तो सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गए, ठीक। तो लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल इश्यूड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, शुरू में ही मटेरियल लग जाता है तो उसका परसेंटेज कंप्लीशन क्या मानना है, 100%, करेक्ट। फिनिश गुड्स दे रखा है 8000 यूनिट है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, क्रेडिट अलाउड टू डेटर, डेटर कलेक्शन पीरियड, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस निकालने का काम आएगा। कैश एंड बैंक 25,000 हमें रखना है। एज्यूम प्रोडक्शन इज कैरिड इवनली थ्रू आउट द ईयर, और एक साल में, क्योंकि ये सारे डेटा वीक में है तो हमें वीक दिया है 52 वीक, ठीक। ऑल द सेल आर ऑन क्रेडिट सेल, ठीक। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, 4 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप करोगे, ठीक है। सॉल्यूशन ध्यान से देखना, सबसे पहले थोड़ा वर्किंग नोट कर ले, वर्किंग नोट्स, या फिर सबसे बढ़िया है वर्किंग नोट नीचे कर लेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। पर्टिकुलर्स रुपीज, यहाँ पे आते हैं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स। अच्छा, सबसे पहले लिखोगे करेंट एसेट, करेंट एसेट्स, करेक्ट। उसमें भी रॉ मटेरियल का स्टॉक पहले आएगा,
रॉ मटेरियल कंज्यूम बताओ कितना यूनिट हमने बनाया है, फिनिश गुड्स का 1,04,000 प्लस यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर निकालना हो, कंज्यूम्ड निकालना हो तो फिनिश गुड्स बना है 1,04,000, इसमें लगा होगा कितना रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 80 प्लस WIP भी तो बना है और इसमें भी रॉ मटेरियल लगा है पूरा, ठीक। तो 1,08,000 इंटू 80 86,40,000 कितना है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 4 वीक डिवाइड बाई 52 इंटू 4 कर दूं वीक में है तो यह आएगा 664 615 राउंड अप कर देना। दूसरा WIP, ये तो वर्किंग नोट में ही करवा देता हूं, नीचे वर्किंग नोट नंबर 2 WIP मटेरियल है या फिर चलो ऊपर ही कर लो, यहाँ पे भी करेंगे चलेगा 4,000 इंटू 80 एंड 100%। देखिए आप में से कोई भी बच्चे को अगर ये डाउट आ रहा है कि सर यहाँ पे डिवाइड बाई 52 इंटू जो हम WIP होल्डिंग पीरियड था ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे WIP कितने महीने का स्टॉक फंसा होता है ये नहीं दिया है, सीधा WIP का इन्वेंट्री दे दिया है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कर देंगे। मटेरियल कितना लगा ये निकाल लिया, लेबर ओवरहेड, लेबर एंड ओवरहेड 4,000 है, लेबर 30 ओवरहेड 60, तो 90 का रेट इनटू ये कैसे लग रहा है, कितना लगना है, तो देखो बोला है 50%, 50% 4,000 इंटू 80, तो ये तो आ गया 3,20,000, 4,000 इंटू 90 इंटू 0.5, जैसा अभी तक हम लोग कर रहे थे मैं वही कर रहा हूँ, कुछ नया तो नहीं किया अभी तक। 180 प्लस 320 कितना आएगा 5 लाख, 5 लाख। फिनिश स्टॉक जरा देखिए, फिनिश स्टॉक वैल्यू होता है किस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, करेक्ट। फिनिश स्टॉक की इन्वेंट्री है, कहीं पे दे रखा था ना, जरा इसको ना इरेज करते हैं। फिनिश स्टॉक ये है 8,000, करेक्ट 8,000, ये किस पे वैल्यू होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो फिनिश स्टॉक 8,000 है, क्योंकि ये यूनिट में दिया है तो सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जो कि कितना है 170, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट 8,000 इंटू 170, 13,60,000। जो हमने पढ़ा है वही कर रहा हूं मैं। डेटर ये वैल्यू होता है कॉस्ट ऑफ सेल पे, ठीक। कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाई कितना है डेटर कलेक्शन पीरियड 8 वीक, 52 इंटू 8 इंटू परसेंटेज क्रेडिट ऑन सेल, जो कि कह रहा है पूरा ही क्रेडिट सेल पे करते हैं तो 100% करोगे, उससे बढ़िया कुछ मत करो, ठीक। कॉस्ट ऑफ सेल हमें निकालनी पड़ेगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल के बराबर नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते बताओ फटाफट से, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को नील मानना है, ठीक है। आओ जरा कॉस्ट ऑफ सेल निकालो,
बच्चे कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है, 1,04,000 यूनिट बना है, 170 रेट है, बताओ। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जुड़ता है, जो कि क्या है? नील है, नील। याद रखो, इससे पहले मानते थे ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, जो ऐसी कंपनी थी जो ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में थी। नई कंपनी है, ओपनिंग स्टॉक नील, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यही तो बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहीं पे जोड़ रहा है, कहीं नहीं जोड़ रहा है। जोड़ वहीं रहा है जहां पे लॉजिक है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बताइए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकाल रखा है, ये रहा फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 13,60,000। बताओ 16,320,000। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई सेलिंग एक्सपेंस है क्या? कुछ नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा? इतना ही आएगा, ठीक है। बताओ, इस फॉर्मूले में डालोगे इनटू कितना वीक है डेटर का? देखो डेटर कलेक्शन पीरियड 8 वीक, तो ये आएगा 2510,769, ठीक है। राउंड अप कर दिया हमने। उसके बाद डेटर के बाद कोई कैश वगैरह मेंटेन करना है? हाँ जी, कैश मेंटेन करना है, कितना? 25,000। कोई खर्चे ऐसे तो नहीं जो एडवांस में पे कर रहे हैं? देखना जरा, वेजेज, कोई खर्चा ऐसा तो नहीं जो एडवांस में पे कर रहे हैं? नहीं, कोई भी खर्चा हम एडवांस में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं पे भी दे नहीं रखा है किसी खर्चे के बारे में, यहाँ पे बस दे रखा है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस के बारे में दिया है, तो कोई बात नहीं। ये हो गया अपना करेंट एसेट। अच्छा, अब इसमें से क्या करते हैं? करेंट लायबिलिटी, ए नंबर क्रेडिटर। क्रेडिटर निकलता है क्रेडिट परचेज पे, जो कि हम निकालेंगे, ठीक। तो मैं ये कर देता हूँ कि वर्किंग नोट में ही लिख देता हूँ कि भैया वर्किंग नोट देखिए, कौन सा था ये? डी ई नंबर। क्रेडिट परचेज निकालते हैं पहले। रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमें पता है कितना है, ये रहा 86,40,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेज। ओपनिंग स्टॉक तो हमें नील लेना है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये देखिए हमने निकाल रखा है 664,615। क्रेडिटर कैसे निकलता है? डिवाइड बाई 52 वीक इनटू, देखो क्रेडिट अलाउड बाई सप्लायर 4 वीक का, इनटू परसेंटेज परचेज ऑन क्रेडिट, लेकिन हम पूरा 100% क्रेडिट में परचेज करते हैं, तो बताओ। सेवन 715,740।
ठीक है, करो फटाफट से। अब जरा लास्ट एक खर्चा है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेज। आउटस्टैंडिंग वेजेज, टोटल वेजेज कैसे निकलेगा? टोटल वेजेज निकालना हो तो देखो 1,04,000 तो फिनिश गुड्स बने हैं, जिसमें वेजेज का खर्चा कितना लगा है फिनिश गुड्स में? 30 के रेट से, करेक्ट? ये देखो 30 के रेट से, प्लस 4,000 तो WIP भी है, इसमें वेजेस लगा तो है, लेकिन WIP में सिर्फ 50% कन्वर्जन कॉस्ट लगे थे। तो बताओ 1,04,000 इंटू 30, 4,000 इंटू 30 इंटू 50%, ये आया 31,80,000, करेक्ट? ये तो टोटल वेजेज है। कितने मंथ का लैग चलता है वेजेज? 1.5, 91,731 कर दो, फिर आएगा नेट वर्किंग कैपिटल। बताइए जरा। ठीक है, और तो कुछ मार्जिन वगैरह नहीं जोड़ना, नहीं, तो इतना ही रहेगा नेट वर्किंग कैपिटल। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किया, आपको क्या समझ में आया? ठीक, ये हमने ऐसी भी वैरायटी कर ली जिसमें वर्किंग कैपिटल को निकालते टाइम हमें ओपनिंग स्टॉक को नील मानना है, यानी कि जो नई कंपनियां खुली होती है उनका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, उस समय हम परचेज निकालेंगे, उस समय कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे। ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के फिर कॉस्ट ऑफ सेल निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए, अभी तक कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ठीक है, कमेंट करो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, चलिए।